सो हेलो एवरीवन। अगस्ता जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि पर्सनालिटी बेस्ड की भी क्वेश्चन जो है वो आपके मेंस ओरिएंटेड एग्जाम में मेंस ओरिएंटेड जो आपका पेपर होता है जीएस वन में, वो उसमें उससे हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन पर्सनालिटी में हमने लास्ट सेशन के क्लास में बताया था कि आयोग के द्वारा 3 पर्सनालिटी के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि इनसे प्रश्न पूछने की संभावना है, जैसे टैगोर, गांधी और नेहरू को लेकर। तो इस सिलसिले में हमने लास्ट सेशन में बताया था कि आपकी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पे, ये पर्सनालिटी बेस्ड टॉपिक पे हम जो यहाँ से सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका नेहरू को लेकर। नेहरू के कई ऐसे डायमेंशन जो है जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बतलाता है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनकी जो भूमिका रही है एक समाजवादी नेता के रूप में रहा है, और राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात अगर देखें यानी स्वतंत्रता के दौरान यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्र राज्य निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत किया, और इस राष्ट्र राज्य निर्माण के लिए उन्होंने कई पक्षों पर उन्होंने कार्य किया। तो उन सारे चीज़ों को लेकर आज के टॉपिक के माध्यम से जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है नेहरू और समाजवाद। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेहरू की क्या भूमिका रही है, किस प्रकार से वो समाजवादी नेता के रूप में उभरे, और समाजवादी विचारधारा को वो कांग्रेस के मंच पर किस प्रकार से लाने का प्रयास कर रहे थे, इन सारे चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कांग्रेस पे अगर हम देखें तो कांग्रेस में जो शुरू से जो धारा चली आ रही थी 1885 से लेकर 1927 तक, वो एक दक्षिणपंथी विचारधारा के रूप में थे, राइटिस्ट विचारधारा। इस राइटिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व उदारवादी समूह भी कर रहे थे। इस राष्ट्रीय राइटिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व अगर देखें तो गांधी के युग में भी रहा। इस राइटिस्ट विचारधारा का अगर रूप देखें तो स्वराज पार्टी के समय में भी रहा। यानी 1885 से लेकर 1927 तक कांग्रेस जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही थी वो थी दक्षिणपंथी राष्ट्र या राइटिस्ट विचारधारा। लेकिन 1927 के बाद जब भारतीय राजनीति में नेहरू का आगमन हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा यानी लेफ्टिस्ट विचारधारा का उन्होंने आगमन कराया। तो इस विचारधारा का प्रवेश कांग्रेस में जब उभरा तो उनका क्या क्या आयाम रहा, वो कांग्रेस में उस मुद्दे को लेकर आए, किन किन मुद्दे को लेकर वो राइटिस्ट से लेफ्टिस्ट विचारधारा की तरफ कांग्रेस को उन्मुख करना चाह रहे थे, यही इनकी भूमिका निकल कर आता है राष्ट्रीय आंदोलन में एक समाजवादी नेता के रूप में। तो इनके सारे डायमेंशन को हमें डिस्कस करना है, और इन डायमेंशन के बाद हम स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के बाद हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि वो एक समाजवादी नेता के रूप में ही रहे या उसमें कुछ परिवर्तन आया। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनकी समाजवादी भूमिका पर डिस्कस करेंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात वो समाजवादी नेता यानी स्वतंत्रता के पश्चात वो समाजवाद को किस प्रकार से क्रियान्वित करना चाह रहे थे, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि ये टॉपिक जो है वो आप लोगों का टॉपिक आज शुरू जो होने जा रहा है वो है नेहरू और समाजवाद। और इस नेहरू और समाजवाद में हमें किन किन चीज़ों पे डिस्कस करना है, सबसे पहले तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह नेहरू और समाजवाद जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, इस नेहरू और समाजवाद में हम इसे 2 डायमेंशन में इसे बांटेंगे। जैसे नेहरू की समाजवादी भूमिका अगर देखें राष्ट्रीय आंदोलन में तो 1927 के बाद से उभर कर आया, और 1927 से 1947 तक ये एक भूमिका निकल कर आती है। ये आज के सेशन में हम खास तौर पर इसी भूमिका पर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाले टॉपिक पर आएंगे 1947 से 1962 तक जो नेहरू का दौर रहा, इस अवधि में क्या समाजवादी विचारधारा का रूप उभरा या नहीं उभरा। ये जो पक्ष है यही पक्ष आपका निकल कर आता है राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद, राष्ट्रीय आंदोलन में ये। और ये जो टॉपिक है वो आपसे आयोग के द्वारा एक बार पूछा भी जा चुका है नेहरू और समाजवाद को लेकर। ठीक है ना। तो नेहरू और समाजवाद में इन सारे पक्षों पे हमें डिस्कस करेंगे ये चीजों को लेकर। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि समाजवाद है क्या, समाजवाद का रूप क्या है, और समाजवाद को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ये हमें समझना होगा।
और ये जो हमने अभी आपको बताया कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया होगा, ठीक है। चलिए एक मैं फिर से अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ये इस बैच को आप ध्यान रखिएगा, ये बैच जो है वो 8 अक्टूबर से आप लोगों का शुरू होने जा रहा है, प्रज्ञान बैच। और ये प्रज्ञान बैच 8 अक्टूबर से आप लोगों का ये क्लासेज यहाँ से कंटिन्यूअस शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रॉपरली जो है वो आपका GS1 और GS2 का होगा। और इसकी क्लास की शुरुआत अगर देखें तो हिस्ट्री से ही आपकी क्लासेस की शुरुआत होगी, और इसमें आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू होगा। तो इन सारी चीज़ों पर किस प्रकार से चलेगा वो अभी लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिएगा कि 8 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। इसमें आपको इनरोल करने के लिए प्ले स्टोर से अगस्ता GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर उसमें मेन कोर्स में जाकर जो है वो बैच को परचेज कर सकते हैं। 299 यानी 2,399 का ये बैच है। ये बैच GS1 और GS2 के लिए है। आगे इसके डिटेल पे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले इस पे आ जाते हैं, नेहरू और समाजवाद पे। तो जैसा कि हमने बताया कि 1885 से अगर देखें तो 1885 से लेकर 1905, 1905 से लेकर 1907 और 1915 से लेकर 1927, जब तक नेहरू का राजनीति में प्रवेश नहीं हुआ, ये तब तक अगर देखें तो ये मुख्य रूप से ये कांग्रेस में अलग अलग गुटों का प्रतिनिधि रहा। ये जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो बताएंगे ये गुट, ये समूह जो था उदारवादी समूह, ये उग्रवादी समूह, और इसके पश्चात अगर देखें तो गांधी जी के नेतृत्व में आगे चलता रहा। तो ये जितना था, ये सभी विचारधारा जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे आपका राइटिस्ट विचारधारा, राइटिस्ट विचारधारा। और 1927 के बाद कांग्रेस के मन से इस विचारधारा का आगमन हुआ, और वही था आपका लेफ्टिस्ट विचारधारा, वामपंथी विचारधारा। और ये वामपंथ जो है वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो समाजवादी विचारधारा का। और भारत में अगर देखें तो 1920 के बाद से ही 1920 के बाद से ही समाजवाद का आगमन शुरू हो गया। और 1920 के बाद अगर देखें ये समाजवादी विचारधारा, ये 1920 के बाद से ही भारतीय राजनीति में इस विचारधारा का आगमन, और इस विचारधारा ने कई मंचों का सहारा लिया, कई मंचों के माध्यम से इस विचारधारा का प्रवेश हुआ। जैसे इस विचारधारा का अगर बात करें तो ये विचारधारा कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वतंत्र रूप से ये संगठन के रूप में उभर कर आया, और ऐसे कई सारे संगठन जो है वो समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन्हीं में से एक संगठन का आप लोग नाम सुने होंगे, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, भगत सिंह। यानी भगत सिंह भी इस विचारधारा का प्रतिनिधि कर रहे थे। इस विचारधारा का प्रवेश कुछ पार्टी के रूप में हुआ, और 1925 के पश्चात देखिएगा कि इस विचारधारा को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और इसी विचारधारा का प्रवेश कांग्रेस के भीतर भी हुआ, और कांग्रेस के विदिन कांग्रेस के भीतर अगर देखें तो इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में हुआ। 1934 में, यानी कुल मिलाकर अगर देखें 1934 से एक संगठित रूप में या एक पार्टी के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, परंतु इससे पहले ही इस विचारधारा का प्रवेश हो चुका था। ये 1927 के बाद ही यह विचारधारा कांग्रेस के भीतर में आया, और इसको संगठित रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में 1934 में उभर कर आया। अब यहाँ ये जानना है कि ये विचारधारा कहता क्या है, ये सारी चीजों को लेकर तब जाकर आगे डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस के भीतर में इस विचारधारा को कैसे नेहरू लाने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर समाजवाद अगर देखें तो समाजवाद ने स्वतंत्रता को एक अलग ढंग से परिभाषित किया। जैसे स्वतंत्रता के रूप में अभी तक हमने बताया
कि कांग्रेस के भीतर जब तक लेफ्टिस्ट नहीं राइटिस्ट का दौर चल रहा था, तो इनका मानना था कि स्वतंत्रता जो है वो एकमात्र स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता। यानी जिस दिन व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, उस दिन वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन समाजवाद कहता है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता जो है आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी कांग्रेस के भीतर अभी तक स्वतंत्रता को जिस रूप से परिभाषित किया जा रहा था, वो नेहरू के आने के पश्चात स्वतंत्रता को एक अलग ढंग से परिभाषित किया गया। इनका मानना था कि जिस दिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। ये पहली बार कांग्रेस के भीतर स्वतंत्रता को एक अलग ढंग से परिभाषित किया गया। हालांकि अलग अलग मंच में तो ये विचारधारा था ही, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो स्वतंत्रता को अभी जो माना जाता था कि स्वतंत्रता का वास्तविक मुद्दा जो है वो है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता, नेहरू के आने के साथ ही साथ कांग्रेस मंच से इस विचारधारा को एक अलग ढंग से परिभाषित किया गया और स्वतंत्रता का वास्तविक उल्लेख जो है, वो वास्तविक परिभाषा जो है वो आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता में उभर कर आया। दूसरी अगर बात करें तो इनका मानना था कि स्वतंत्रता को लेकर, जिस तरह से इन्होंने ये बताया कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है, तो आखिर ये आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त कैसे हो? तो ये आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि जिस दिन आर्थिक और सामाजिक शोषण की मुक्ति होगी, आर्थिक और सामाजिक शोषण की मुक्ति होगी, उसी दिन वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। तो ये पहला एक परिभाषा निकल कर आया कांग्रेस के मन से कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के शोषण से मुक्ति है, सामाजिक और आर्थिक शोषण से मुक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। और ये तभी प्राप्त होगा जब हमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त होगा। यानी इस शोषण की से मुक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो नेहरू ने ही सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के मंच से लाने का प्रयास किया। आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि समाजवाद क्या कहता है। समाजवाद बेसिकली आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात करती है। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक शोषण की बात करती है। समाजवाद पूर्ण स्वराज की बात करती है। और कांग्रेस के भीतर आप देखेंगे कि 1927 में खासतौर पर जब साइमन आयोग का गठन हुआ, उसी समय मद्रास अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को पारित कराने का प्रयास किया गया। हालांकि सफल तो नहीं हुए, ये सब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समाजवाद ही आपको बता रहे हैं कि समाजवाद है क्या। तो जिस प्रकार से समाजवाद पूर्ण स्वराज पर जोर देता है और इस पूर्ण स्वराज को पारित करवाने का पहला प्रयास नेहरू के द्वारा किया गया था 1927 में, और फाइनली 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को भी निर्धारित कर लिया। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो पूर्ण स्वराज जो कांग्रेस के मंच के भीतर में आया या कांग्रेस का लक्ष्य बना, वो बेसिकली एक समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जो खास तौर पर नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों के कारण ही कांग्रेस का लक्ष्य भी पूर्ण स्वराज निर्धारित हुआ। और इसी पूर्ण स्वराज को लेकर जब हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को कि इसी पूर्ण स्वराज को लेकर पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब पूर्ण स्वराज को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। समाजवाद बेसिकली दूसरी बात एक और कहता है कि ये वर्गीय मुद्दों पर जोर, वर्गीय मुद्दों पर जोर देता है। और ऐसे अगर वर्गीय मुद्दों पर अगर देखें तो कई ऐसे वर्गीय मुद्दे जो है वो उभर कर आए हैं, चाहे वो श्रमिकों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, छात्रों का हो, ये एक वर्गीय मुद्दों पर जोर देने की बात करता है। और कांग्रेस के भीतर भी आप देखिएगा 1927 के बाद नेहरू के पहल से कई ऐसे वर्गीय मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी हम सिर्फ समाजवाद के बारे में बता रहे हैं कि समाजवाद है क्या, समाजवाद की विचारधारा क्या है, और इन विचारधाराओं को कांग्रेस के मंच पर लाने का जिसका श्रेय दिया जाता है वह है आपका मुख्य रूप से अगर बात करें तो नेहरू।
यानी जिस प्रकार से, अगर इस नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें कि कांग्रेस के भीतर, अगर नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो कांग्रेस के भीतर जो समाजवाद आया, वो समाजवाद जो मुख्य रूप से कांग्रेस के भीतर जो समाजवाद आया, इसने क्या किया, समाजवाद ने स्वतंत्रता को एक अलग ढंग से परिभाषित किया, और ये स्वतंत्रता के संदर्भ में इनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता ये है, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता। और वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, यानी इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वराज। ये यानी कांग्रेस के भीतर में ये जो पूर्ण स्वराज आया, ये बेसिकली समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। समाजवाद बेसिकली वर्गीय मुद्दा पे जोर देता है, और ऐसे वर्गीय मुद्दा पर अगर देखें, ऐसे वर्गीय मुद्दा पर अगर देखें तो कांग्रेस के भीतर 1927 के बाद कृषक मुद्दा, श्रमिक मुद्दा, श्रमिक मुद्दा, ऐसे कई सारे मुद्दों पर इनके द्वारा मुद्दा उठाने का प्रयास किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो ये समाजवाद का एक रूप जो है वो उभर कर आया। समाजवाद का एक और रूप अगर देखें तो समाजवाद जो है वो मुख्य रूप से अगर देखें तो ये इस पर जोर देता है, व्यक्ति को मौलिक अधिकार को प्राप्त करने का। और कांग्रेस के भीतर आप देखिएगा ये भी मुख्य रूप से लाने का प्रयास किया गया। समाजवाद का एक रूप अगर देखें तो आर्थिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण, आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण। और ऐसे आर्थिक कार्यक्रम भी कांग्रेस के मंच के माध्यम से लाया गया। जब हम आएंगे इन सारी चीजों को अब हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समाजवाद अगर देखें तो नियोजन, आर्थिक नियोजन की, प्लानिंग की बात करती है। तो कांग्रेस के भीतर में भी ये आर्थिक नियोजन जैसे चीजों पर जोर देने की बात की गई थी। समाजवाद अगर देखें तो समाजवाद कांग्रेस के भीतर इसके बारे में भी बात करती है, सहभागिता, सहभागिता का दृष्टिकोण। यानी इनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज जो है वो तब तक पारित नहीं हो सकता है जब तक सहभागिता का दृष्टिकोण न हो। यानी बगैर सहभागिता के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि मुख्य रूप से समाजवाद जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये तमाम चीज जो है ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है ये नेहरू का समाजवाद। जब आपसे अगर नेहरू का समाजवाद पूछा जाए तो ऐसे की पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और इन सारे की पॉइंट को विथ एग्जाम्पल के साथ आपको पुट अप कर देना है, तब जाकर ये आपका कंप्लीट आंसर कम हो जाएगा नेहरू और समाजवाद यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। अब इन सारे चीजों का एग्जाम्पल इन्होंने 1927 से लेकर 1939 तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जितने भी हम मुद्दा बताएं। यानी जिस प्रकार से इन्होंने आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता की बात की, जिस प्रकार से इन्होंने मौलिक अधिकार की बात की, जिस प्रकार से इन्होंने आर्थिक कार्यक्रमों की बात की, जिस प्रकार से इन्होंने आर्थिक नियोजन की बात की, जिस प्रकार से इन्होंने वर्गीय मुद्दा को उठाने का प्रयास किया, वर्गीय मुद्दा को उठाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से इनका मानना था कि सहभागिता के बिना स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो सकता है। ये तमाम चीज आप देखेंगे कि अलग अलग समय में नेहरू के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अब इन्हीं सारे चीजों को हम एक एक करके एग्जाम्पल में आपको बतलाएंगे कि किन किन समय में इन सारे चीजों के प्रस्तावों को पारित करने का एक प्रयास किया गया था। जैसे कि अगर हम पहला जो हमने आपको बताया था, ये जो हमने आपको बताया आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता
और आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति, आर्थिक सामाजिक शोषण से मुक्ति। और ये मुक्ति तभी मिलेगा जब हमें ये प्राप्त होगा, पूर्ण स्वराज। अब इस पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए नेहरू ने पहला प्रयास किया 1927 में, और 1927 के मद्रास अधिवेशन में इसे लाने का प्रयास किया, हालांकि असफल रहे। ये मद्रास अधिवेशन, आंसर के दौरान लिखने के दौरान आपको फैक्ट भी डालना पड़ेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 1927 के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी कर रहे थे, उसमें पूर्ण स्वराज को पारित करने का प्रयास, यद्यपि इसमें सफल नहीं हुए, और तब जाकर यह सफलता इसमें प्राप्त नहीं हुई। तब जाकर 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को पारित किया गया। और ये पूर्ण स्वराज जो है वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो समाजवादी अभिव्यक्ति। यही है विथ एग्जाम्पल। ये विथ एग्जाम्पल के साथ आप लिखिएगा तभी हो पाएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नेहरू जो समाजवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कर रहे थे, इस विचारधारा का ने एक अलग ढंग से स्वतंत्रता को परिभाषित किया, जिसके अंतर्गत वास्तविक स्वतंत्रता आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की प्राप्ति है, और इसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, और ये कांग्रेस के भीतर में इसे लाने का प्रयास किए, जिसकी पहली अभिव्यक्ति 1927 के मद्रास अधिवेशन और दूसरी अभिव्यक्ति लाहौर अधिवेशन के माध्यम से इन्होंने कांग्रेस के मन से पूर्ण स्वराज्य को पारित कराया, जो नेहरू की समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। एक पैराग्राफ आपका या 3-4 लाइन जो है, एक पॉइंट जो है वो आपका एंड हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जैसे हमने ये बताया कि मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकार के संदर्भ में अगर देखें तो आप इसमें बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे भी ये जो मौलिक अधिकार बताए, तो आप बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार ये भी एक समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, और कांग्रेस के भीतर इस मौलिक अधिकार को लाने का प्रयास 1931 के कराची सत्र के दौरान, और इसी कराची सत्र में नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकार के प्रस्तावों को पारित कराया गया। मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित कराया गया, जो उनकी समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। आप इस चीज को भी बता सकते हैं कि समाजवाद मौलिक अधिकार पर जोर देता है, और मौलिक अधिकार के माध्यम से इन्होंने कराची सत्र के दौरान मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित कराया। साथ ही साथ इसी में भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं एक और पॉइंट जो हमने यहाँ पर बताया था, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, आर्थिक कार्यक्रम। तो ये इसी में आप इसको ऐड ऑन कर दीजिए कि इसी कराची सत्र के दौरान जो है वो नेहरू ने 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया, जो मुख्य रूप से इनके आर्थिक कार्यक्रमों का 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये दोनों जो पक्ष है, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम और मौलिक अधिकार, ये दोनों उनकी समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ये आपका 2 पॉइंट एक ही साथ आपका एंड हो सकता है, आप चाहेंगे तो। ये एक हमने आपको बता दिया, एक पॉइंट हमने स्वतंत्रता, एक पॉइंट मौलिक अधिकार वाला, एक पॉइंट आर्थिक कार्यक्रमों वाला बात हमने बता दिया। अब नियोजन को भी अगर आपको बताना है तो एक अलग पॉइंट को लेकर आप नियोजन को भी बता सकते हैं। इसको भी विथ एग्जाम्पल के साथ आप इसको बताइए। और ये एग्जाम्पल जो आर्थिक नियोजन की बात हमने बताया कि समाजवाद जो है वो आर्थिक नियोजन की बात करता है, और ऐसे में कांग्रेस के भीतर इस आर्थिक नियोजन की पूर्ति 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में हुआ, और इसी हरिपुरा अधिवेशन में आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के तौर पर नेहरू को ही नियुक्त किया गया।
जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष कौन बने, नेहरू बने। तो आप एक पॉइंट यहाँ से भी ले सकते हैं कि समाजवादी अभिव्यक्ति अगर देखें तो ये मुख्य रूप से आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक नियोजन की बात करती है। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति को पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष के तौर पर नेहरू को नियुक्त किया गया। ये राष्ट्रीय नियोजन समिति भी नेहरू की समाजवादी विचारधारा को दर्शाता है। आप इस पॉइंट से भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो समाजवाद बेसिकली क्या करता है, ये वर्गीय मुद्दा को उठाता है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल जो है वो वर्गीय मुद्दा के संदर्भ में निकल कर आता है। आप इसमें भी आप इसको बता सकते हैं कि नेहरू जो है वो समाजवादी अभिव्यक्ति को लाने का प्रयास किए, और ये समाजवादी अभिव्यक्ति बेसिकली इस पे जोर दे रहा है, वर्गीय मुद्दा पे। और इस वर्गीय मुद्दा का उदाहरण भी कांग्रेस के भीतर आप दे सकते हैं कई अधिवेशनों के माध्यम से। इस अधिवेशन में अगर देखें तो कई ऐसे अधिवेशन जो है जो वर्गीय मुद्दा पर जोर देता है, जैसे 1936 के लखनऊ अधिवेशन। ये वर्गीय मुद्दा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसी लखनऊ अधिवेशन में कृषक मुद्दा का प्रस्तुतिकरण और किसानों के लिए एक अखिल भारतीय मंच बनाया गया। आप इसको भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में। उसी प्रकार से वर्गीय मुद्दा में दूसरा आप उदाहरण दे सकते हैं 1937 फैजपुर अधिवेशन। ये फैजपुर अधिवेशन में भी आप बता सकते हैं कि इसमें श्रमिक मुद्दा को उठाया गया कांग्रेस के अधिवेशन के माध्यम से। ये सब कांग्रेस का अधिवेशन है। और ये दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। तो आप ये भी बता सकते हैं कि नेहरू जो है वो वर्गीय मुद्दा पर जोर दे रहे थे जो समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, और कांग्रेस के भीतर इस वर्गीय मुद्दा का प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किए, जिसमें उन्होंने काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की। जैसे 36 के लखनऊ अधिवेशन के माध्यम से कृषक मुद्दा और इसके तहत अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। उसी प्रकार से आप 1937 के फैजपुर अधिवेशन जिसके माध्यम से श्रमिक मुद्दा का प्रस्तुतिकरण हुआ। तो ये श्रमिक मुद्दा का प्रस्तुतिकरण हुआ। तो ये सभी आधार निकल कर आता है ये नेहरू की समाजवादी अभिव्यक्ति के रूप में। तो इतने सारे पॉइंट पे हमने आपको यहाँ डिस्कस कराया। ये सारे पॉइंटों पे लेकर एक पॉइंट और भी है जो आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अभी हमने आपको अभी तक जितने भी पॉइंट बताया था ये बात में हमने इस नियोजन के बारे में बता दिया, वर्गीय मुद्दा के बारे में बता दिया, मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया, और एक पॉइंट जो बचता है वो है सहभागिता का दृष्टिकोण। और ये सहभागिता के दृष्टिकोण अगर देखें तो इसका भी आप एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं सहभागिता का दृष्टिकोण को लेकर। तो सहभागिता का दृष्टिकोण अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन। आप यहाँ सहभागिता का पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए 1900 सहभागिता, ये भी समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। और इनका मानना था कि जब तक सहभागिता का दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक समाजवादी अभिव्यक्ति नहीं पाया जा सकता है, समाजवाद नहीं पाया जा सकता है। और यही सहभागिता का दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर 1939 के त्रिपुरी सत्र में इन्होंने सहभागिता का प्रस्ताव पारित कराया। त्रिपुरी सत्र में सहभागिता का प्रस्ताव, और यह सहभागिता का प्रस्ताव इसलिए पारित कराया गया क्योंकि इसी समय रियासतों के क्षेत्र में प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था। तो सहभागिता के प्रस्ताव का आप उदाहरण दे सकते हैं कि सहभागिता के प्रस्ताव के कारण ही प्रजामंडल आंदोलन में कांग्रेसी नेताओं की भूमिका, जो देसी रियासत में जो आंदोलन चल रहा था प्रजामंडल आंदोलन, जो वहां के जनता के द्वारा शासकों के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था, इस प्रजामंडल आंदोलन का उदाहरण जो है वो हम देख सकते हैं, सहभागिता का उदाहरण प्रजामंडल आंदोलन के दौरान देखा जा सकता है।
तो इस प्रकार से नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस के मंच के भीतर, जो पहले कांग्रेस एक राइटिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही थी, कांग्रेस के भीतर 1927 के बाद समाजवादी अभिव्यक्ति आई। और इस समाजवादी अभिव्यक्ति का मुख्य अगर देखें प्रतिनिधिकर्ता के रूप में तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी अभिव्यक्ति को पारित कराने के लिए, समाजवादी विचारधारा को लागू कराने के लिए उन्होंने कई ऐसे प्रयास किए जिसमें काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता भी अर्जित की। चाहे वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य हो, चाहे वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य हो, चाहे वो मौलिक अधिकार से संबंधित हो, चाहे वो वर्गीय मुद्दा से संबंधित है, ये तमाम चीज़ों को अगर आप लिख देते हैं तो यही राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू की समाजवादी अभिव्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। अब नेहरू के स्वतंत्रता के पश्चात, नेहरू का स्वतंत्रता के पश्चात क्या ये एक समाजवादी नेता के रूप में रहे या उनमें परिवर्तन हुआ, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1947 के बाद जो नेहरू की विचारधारा जो राष्ट्रीय आंदोलन में एक समाजवादी नेता के रूप में रहा, क्या स्वतंत्र प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में वो समाजवादी अभिव्यक्ति समाप्त हो गई या कुछ उसमें कुछ परिवर्तन आए, उन सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज हम यहीं तक इसको एंड कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू का समाजवादी विचारधारा को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट फिर से करना चाह रहा था जो अभी आपको बताया था कि हमारी बैच जो है, ये बैच है 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, प्रज्ञान बैच। इसमें हमने बार बार आपको बताया बहुत सारे लड़कों का एनरोलमेंट हो चुका है। ये प्रॉपरली 8 अक्टूबर से चैप्टर बाय चैप्टर आपकी मेंस ओरिएंटेड सिलेबस के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम बात कर रहे हैं मेंस ओरिएंटेड सिलेबस के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, साइंस टेक का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इन सारे चीज़ों पर हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। आपकी क्लासेज जो है वो हिस्ट्री से क्लासेस शुरू होगी जिसमें मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर की सारी क्लासेस होगी। ये प्रज्ञान बैच 8 अक्टूबर से आपकी शुरू होने जा रही है। इसमें इनरोलमेंट कराने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर अगस्त्या जीएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। जब ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ मेन कोर्स में 2 बैच उसमें है, आप इसमें से एक प्रज्ञान बैच जिसमें कम्प्लीटली आपका GS1 और GS2 का आपका पूरा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है ये GS1 और GS2 के लिए ये कम्प्लीटली ये आपका बैच है। 8 अक्टूबर से ये शुरू हो रहे हैं। इस बैच को संचालित करने में जिन जिन लोगों का भूमिका है वो सभी फैकल्टी की भूमिका है जो अलग अलग रूप में अलग अलग सब्जेक्टों को यहाँ पर कवर कराएंगे। साथ ही साथ कई ऐसे मेंटोर्स जो है वो आपसे जुड़ेंगे जो आपके राइटिंग स्किल, तैयारी, बुक कैसे पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मेंस की सही टाइम क्या है, प्रीलिम्स के सही टाइम क्या होगा, इन सारे चीज़ों के माध्यम से फैकल्टी के अलावा मेंटोर्स के द्वारा भी इसको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो एक बैच है विकास सर का, सेपरेटली बैच है जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का केवल बैच है। आप इस बैच को भी इनरोल कर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो एक बैच जो है वो आपका 899 रुपये का मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर का है। आप इसको भी इंडिविजुअल इसको परचेज कर सकते हैं। और कम्प्लीटली अगर GS1 और GS2 का अगर बैच लेना चाह रहे हैं तो ये बैच है आपका प्रज्ञान बैच। प्रज्ञान बैच जो है वो आपका कम्प्लीटली GS1 और GS2 से शुरू होगा। 8 अक्टूबर से ये बैच शुरू होने जा रही है। कम्प्लीटली बैच की क्लासेस का ड्यूरेशन भी हमने आपको बताया 200+ आवर चलेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन ये पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। और मैं ये बार बार आप लोगों को बोला, बहुत सारे लड़कों का जब एडमिशन हो रहा है तो वो पूछ रहे कि सर ये 71 के लिए है या 71 के लिए नहीं, ये सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है। ये गेसिंग का ये नहीं हो रहा है कि 71 में ये गेस रहेगा तो यही पढ़ाई होगा। तो कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा इस बैच के दौरान। इस बैच में आप इसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 अक्टूबर से प्रॉपरली आपकी बैच शुरू हो जाएगी। इसमें हिस्ट्री और साइंस टेक से आपकी क्लासेस अलग अलग समय में ये निर्धारित होगा। तो जल्द से जल्द इसको इनरोल करवा लीजिए। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से जो है वो हम आपको स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू की क्या भूमिका रहा समाजवाद, और नेहरू का एक और पक्ष हम डिस्कस करेंगे, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, 3 सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।